सभी डियर स्टूडेंट का एक बार फिर मैं सोनू कुमावत आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं रॉयल इंस्टीट्यूट ने कम दिन देखते हुए, ताकि बच्चों ने जो इतने टाइम तक पढ़ाई करी है उसको एक समायोजित रूप से समापन की तरफ ले जाते हुए तैयारी को मजबूत करने के लिए कृषि पर्यवेक्षक एमसीक्यू बैच लॉन्च किया है। बच्चे लोग, इसमें रोजाना 4 घंटे आपके कक्षाएं लगेगी, 7,000 से ज्यादा जो है प्रश्न हल करवाए जाएंगे और टेस्ट सीरीज साथ में जो है फ्री में आप लोगों को मिलेगी। ओल्ड स्टूडेंट को 500 रुपए के अंदर, जो सुपरवाइजर का पहले विद्यार्थी, और नए स्टूडेंट को जो है 1,000 रुपए के अंदर ये कोर्स मिलेगा। बच्चों तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। और आज का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे इस प्रकार से रहेगा। बच्चे ये लीजिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की क्रॉप क्या है। आज ज्यादातर प्रश्न आंवला और अंगूर के आप लोगों को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न आते ही 2 नंबर थोड़ी हो जाएगा। पहला, असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन को आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है, आंवला का फल प्रकार कैप्सूल और संपुट होता है। आंवले में स्व अनिश्चितता के कारण अफलन होता है। आंवले में पराग बंध्यता पाई जाती है। आंवले में फल सुसुप्तावस्था पाई जाती है। उत्तर बताना है आपको। अब किरण कटिक, प्रमोद, सभी का जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज बच्चों राकेश सर की क्लास नहीं हो पाएगी किसी कारण से, तो 6 से 7 बजे जो क्लास है आपकी राकेश सर की, वो क्लास आज किसी कारणवश नहीं हो पाएगी, तो आप लोग जो है समय का यूज कर लेना। दीनदयाल, सरोज शर्मा, आरती, सचिन, राहुल, मोनिका, सभी बच्चों ने उत्तर देना शुरू कर दिया है और मैक्सिमम बच्चे जो उत्तर दे रहे हैं वो दे रहे हैं 3। जैसा कि आप लोगों को मैंने उस दिन बताया था, पहले जो पिछले वाली क्लास अपनी हुई थी उसमें, कि असत्य कथन के हिसाब से तो आंवले का फल प्रकार कैप्सूल होता है, ऐसा हमने पहले पढ़ा हुआ, बिल्कुल ठीक बोला है। आंवले का और भिंडी का, इन दोनों का ही फल प्रकार जो है कैप्सूल होता है, ऐसा हमें याद रखना है। आंवले में स्व अनिश्चितता पाई जाती है, बिल्कुल स्व अनिश्चितता पाई जाती है, जिसे हम लोग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। आंवले में पराग बंध्यता पाई जाती है, नहीं, पराग बंध्यता तो पाई जाती है बच्चे लोग बेर के अंदर, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था। आंवले में फल या युग्मक सुसुप्तावस्था पाई जाती है, बिल्कुल सही उत्तर है, और ये अपने आप में तीनों के तीनों प्रश्न हो गए। आंवले में फल सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं, इसीलिए आंवले में जैसे ही परागण की क्रिया होती है उसमें कई दिनों तक जो है उसमें फ्रूट की जो साइज है वो बढ़ती नहीं है। आंवले में फूल आने के बाद में, आंवले में लगभग फरवरी मार्च के अंदर फूल आते हैं, और उसके बाद में जैसे ही परागण की क्रिया कंप्लीट होती है, जैसे ही निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है, आंवले के जो फ्रूट होते हैं वो हल्के से जो भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, इसको युग्मक सुसुप्तावस्था को हम लोग जाइगोडोर्मेंसी कहते हैं ना, जाइगोडोर्मेंसी। जाइगोडोर्मेंसी कभी आए कि किसमें पाई जाती है, तो जाइगोडोर्मेंसी जो है आंवले में पाई जाती है, और फल जो है 3-4 महीने तक या 3.5 महीने के आसपास तक का जो टाइम रहता है वो सुसुप्तावस्था का रहता है। तब तक फलों में कोई ग्रोथ नहीं होती, बाद में जो है ये ग्रोथ चालू हो जाती है। आंवले में स्व अनिश्चितता पाई जाती है। बेटा स्व अनिश्चितता किसको कहते हैं? स्व अनिश्चितता का मतलब ये होता है कि जब एक ही किस्म के जो पौधे होते हैं, जैसे एक ही किस्म है, उसी किस्म के जो परागकण होते हैं, उन परागकणों के द्वारा उसी किस्म में परागण नहीं होता है, या उसी पौधे में परागण नहीं होता है, या उसी किस्म के किसी दूसरे पौधे में परागण नहीं होता है, लेकिन ये जो परागकण होते हैं किसी दूसरी स्पीसीज के अंदर या किसी दूसरी किस्म में काम करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्व अनिश्चितता किसे कहते हैं कि जैसे किसी पौधे के परागकण होते हैं, ये परागकण उसी पौधे पे या उसी किस्म के दूसरे पौधे पे काम नहीं करते हैं, लेकिन किसी दूसरी किस्म के पौधे पर ये काम करते हैं। इसको अनिश्चितता या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोलिनाइजर वैरायटी लगाते हैं बच्चों। पोलिनाइजर किसमें हम लोग लगाते हैं? अब पोलिनाइजर्स होते क्या है, मैंने आपको फिर कहा था, पोलिनाइजर ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे होते तो फल वृक्ष ही होते हैं, ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है कि पोलिनाइजर होते क्या है। तो पोलिनाइजर ऐसे पौधे होते हैं जो परागकणों की सप्लाई करते हैं, ताकि ये समस्या जो है ज्यादा नहीं हो। इसके लिए आंवले की चकेया किस्म लगाई जाती है, चकेया। तो प्रश्न आएगा
आंवले की पोलिनाइजर किस्म कौन सी है? चकेया है। कभी आपको ऐसे पूछे बच्चों, ऐसे पूछे कि खजूर की पोलिनाइजर किस्म कौन सी है? वैसे तो 3 किस्म है, लेकिन खजूर की सबसे इंपॉर्टेंट किस्म है जिसे हम लोग कहते हैं गनाबी। तो गनाबी जो है वो खजूर की पोलिनाइजर वेराइटी है। ये प्रश्न 2 बार आया, और ये चकेया भी जो है अभी टीए के एग्जाम में आया था। चलिए आगे, अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। आंवला की Na5, Na6, Na9, मतलब Na6 नहीं है, Na5, Na9, Na10 किस्मों का विकास कौन सी किस्म के क्लोनल सिलेक्शन से किया गया है? जो कितना छोटा और कितना अच्छा और कितना प्यारा से क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे जो है बच्चों बताना है। तो आप सभी उत्तर देंगे चकेया, बनारसी, Na7 और फ्रांसिस। तो आप लोग जो है उत्तर दे रहे निशा, मीणा, सरिता, मोहित, ललित, भावना, निशा, सभी बच्चे जो है यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के उत्तर प्राप्त होते हुए बच्चे लोग। तो जैसे कि बच्चों ने उत्तर दिया ज्यादातर ने, देखो क्या है सेकंड आंसर बनारसी का उत्तर बच्चों का आता हुआ। तो इसका सही उत्तर तो यहाँ पे बनारसी हो जाएगा। मैंने आपको पहले क्या कहा था बच्चे कि कोई न कोई किस्म किसी न किसी किस्म से तो हमने बनाई है। तो जैसे कि ये Na5 और Na9 और Na10 जो किस्म है, ये तीनों किस्में हमने किससे बनाई है? बनारसी से सिलेक्शन है। हमने चकेया से कौन कौन सी किस्में बना रखी है? चकेया से Na4, Na6, Na4, Na6 और Na8 जो किस्में हैं ये हमने चकेया से चयनित कर रखी है। फ्रांसिस जो किस्म है वो हमने किससे बना रखी है बच्चों? हमने ये वैरायटी बना रखी है Na7 से, हमने फ्रांसिस बना रखी है। और भी कौन सी किस्म हमने जो है बना रखी है? Na7 से हमने जो वैरायटी बना रखी है उसका नाम है गोमा ऐश्वर्या। गोमा ऐश्वर्या अभी एक एग्जाम में प्रश्न आया था, ठीक है। गोमा ऐश्वर्या वैरायटी तो सब ठीक है। प्रश्न यूं था कि कृष्णा जो किस्म है, आंवले की कृष्णा किस्म जो है, आंवले की कृष्णा किस्म हमने किससे चयनित कर रखी है? ऐसा मैंने आपको बताया था कि जो Na5 जो किस्म है, Na5, उस Na5 किस्म को हम लोग कृष्णा के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? Na4, Na5, Na6, Na7, Na4, Na4, Na5, Na6 और Na7 यानी नरेंद्र आंवला 7। इन चारों किस्मों को क्रमशः हम किस नाम से जानते हैं? कंचन, कृष्णा, अमृत और नीलम। कंचन, कृष्णा, अमृत, नीलम जो है ये इन चारों किस्मों का क्रमशः नाम है। अब इसी में आप लोग यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग, अब ये तो प्रश्न था कृष्णा जो किस्म है वो किससे सिलेक्शन से डेवलप की गई है? तो कृष्णा मतलब Na5, और Na5 हमने किससे बना रखी है? बनारसी से सिलेक्शन। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो ये अच्छे लेवल के आते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ऐसा आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना चाहिए। तो ये आंवले के बारे में डेटा रहा। अगला प्रश्न आपके सामने, ये तो मैंने अभी बता ही दिया आपको, फिर भी आपको बताना, देखो याद रख नहीं रहा। आंवले की किस्में Na4, Na5, Na6, Na7 को क्रम किन नामों से जाना जाता है? ये तो इतनी बार बोलो कि आपकी जबान पे यूं रटने में आ जाए। कंचन, कृष्णा, नीलम, अमृत, कंचन, नीलम, कृष्णा, अमृत, कंचन, कृष्णा, अमृत, नीलम, कंचन, अमृत, नीलम, कृष्णा, ऐसा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, कैसे याद रखोगे इनको? तो इनको याद कैसे रहेगा? फटाक फटाक से हम पढ़ेंगे तो ही ये याद रह पाएगा, बाकी तो याद रहेगा नहीं। तो जैसा कि आप सभी उत्तर दे रहे हो, अशोक गहलोत, आरती जिंदल, निशा, मीणा, राजू, सरिता, प्रियंका, ओके बेटे। तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो जो उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे, तीसरा उत्तर क्या है? कंचन, कृष्णा, अमृत, नीलम। तो हम कैसे याद रखेंगे? कंचन, कृष्णा, अमृत, नीलम, 4, 5, 6, 7 आपको पहले भी याद करा रखा है। 4, 5, 6, 7 कंचन, कृष्णा, अमृत, नीलम। ऐसे फिर से रिपीट करो, 4, 5, 6, 7 Na4, Na5, Na6, Na7 कंचन, कृष्णा, अमृत, नीलम। अब प्रश्न आ जाए कभी, हमने नीलम किस्म कहां से बनाई है या कौन सी वैरायटी से इसका जो है सिलेक्शन हुआ है? तो नीलम को कहते हैं Na7, और Na7 हमने कौन सी किस्म से बनाई है? फ्रांसिस से हमने सिलेक्शन के जरिए इसको डेवलप की है। ठीक है, तो भीम, लेखराज गोस्वामी, ठीक है ना, सभी के उत्तर मेरे पास में आ रहे हैं। ताराचंद, रोहित, भीम, दिव्या शेखावत और सभी से जो है बच्चों यहाँ पे उत्तर प्राप्त हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये प्रश्न हमने कर ही लिया है। अब अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेगा वो इस प्रकार से है।
देखिए कौन सा। असत्य कथन का चयन करो, गलत कथन का आपको जो है यहाँ पे चयन करना है बच्चों। असत्य, आंवले में फूल लगभग मार्च महीने में, यानी कि पुष्पन मार्च महीने में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आंवले से कैंडी और मुरब्बा बनाए जाते हैं। आंवले का व्यावसायिक प्रवर्धन पेबंद कलिकाइन या पेच बडिंग से होता है। आंवले का पुष्पक्रम हाइपेंथोडियम कहलाता है। ऐसा आप लोगों को जो है यहाँ पे उत्तर देना है। देखिए कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आराम से इस प्रश्न को पढ़ो, सोचो समझो और उसके बाद में उत्तर दो। राकेश कुमार, ताराचंद, दिव्या, हैप्पी मेहरा, किशु, सरिता, ठीक है, उत्पल वैष्णव, यश कुमावत, राजू सेन, राणा राम, लोकेश, जोया, नीतू, सरिता, देखो सभी डी उत्तर दे रहे हैं। कल आपके एक चीज तो ये क्लियर हो गई थी कि आंवले में पुष्पक्रम मार्च में होता है। हाँ, लगभग जो है फरवरी मार्च के अंदर होता है, जनवरी से लेकर मार्च तक होता है, तो हम लोग फरवरी मार्च या जनवरी फरवरी ऐसे लगभग आएगा तो सही। आंवले से सबसे अच्छी कैंडी, आंवले मुरब्बे दोनों किसके बनते हैं? कैंडी और मुरब्बा दोनों किसके बनते हैं? ये दोनों ही आंवले के सबसे बनते हैं। आंवले का व्यावसायिक प्रवर्धन पेच बडिंग से होता है। यस, बिल्कुल पेच बडिंग से होता है। पेच बडिंग से और किस किस में प्रवर्धन होता है? पेच बडिंग से और प्रवर्धन होता है जामुन के अंदर बच्चों, जामुन, बिलपत्र, जामुन, बिलपत्र और जो आप लोगों का आंवला, इन तीनों के अंदर जो प्रोपगेशन होता है वो पेच बडिंग या पेबंद कलिकाएं से होता है। आंवले का पुष्पक्रम जो होता है, ये असत्य कथन है। आंवले का पुष्पक्रम हाइपेंथोडियम थोड़ी कहलाता है। आंवले, ये हाइपेंथोडियम तो होता है अनार और अंजीर के अंदर। अनार और अंजीर का पुष्पक्रम होता है हाइपेंथोडियम, और आंवले का पुष्पक्रम होता है रेसिम या रेसिमोस। रेसिम, जो कि रेसिमोस का ही एक प्रकार है, रेसिमोस का ही बच्चों एक प्रकार है। तो इस तरीके से जो है ये आपको हल्की हल्की सी बातें हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, और भी हमें कई तरीके की बातें यहाँ पे करनी पड़ेगी। देखो, हाँ, रेसिम या रेसिमोस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल कैंडी पूछे तो क्या करे? सिंगल कैंडी पूछेंगे तो भी आंवले ही करना है, क्योंकि सबसे बढ़िया कैंडी किसकी बनती है? आंवले की बनती है। आपको कितनी बार मैंने बताया बच्चों कि आंवले की कैंडी मैं एक दिन मंगवाऊंगा और आप लोगों को आंवले की कैंडी खिलवाई जाएगी। यहाँ तो क्या है कि वो फिर तो पतंजलि की, इन हिमालय की, इन ब्रांड की मिलती है। चित्तौड़गढ़ के अंदर इसके कारखाने लगे, इसके अलग से फैक्ट्रीज लगी हुई है, जहां पे नेचुरल मैनुअल कैंडी बनते हैं, हाथ से कैंडी बनाते हैं। तो सबसे अच्छी कैंडी किसकी बनेगी? आंवले की। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने, जो कि ये चीजें अभी मैंने बताई ना, यही रिपीट होगी, देखो बहुत सारी। फल सुसुप्तावस्था या युग्मक सुसुप्तावस्था किसमें पाई जाती है? अभी हमने पढ़ा। तो ये प्रश्न इसी तरीके से, इसी को हम जाइगोडोर्मेंसी कहते हैं, ठीक है ना, जाइगोडोर्मेंसी। युग्मक को कहते हैं जाइगोट, तो इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जाइगोडोर्मेंसी। सो हियर वी गो, ये है जाइगोडोर्मेंसी और ये पाई जाती है आंवले के अंदर। मैंने आपको क्या कहा था कि आंवले में जो फूल आते हैं वो लगभग जो है फरवरी मार्च के आसपास, जो है फरवरी मार्च के आसपास फूल आते हैं। फूल कितने टाइम के लिए खुलते हैं? बसंत ऋतु जिसे हम लोग कहते हैं, बसंत ऋतु में फूल आते हैं। बसंत ऋतु लगभग 3 से 4 सप्ताह तक फूल खुलेंगे। फूल खुलेंगे, उसी दौरान इसमें परागण भी हो जाएगा और उसी टाइम पे इसमें जो है निषेचन भी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में भ्रूण में कुछ इस तरीके के परिवर्तन होते हैं। कई बार कहते हैं ऑक्सीजन की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये जो है युग्मक जो होते हैं, छोटे छोटे जो फ्रूट बने नहीं होते, एक तरीके से युग्मक होते हैं, वो युग्मक सुसुप्तावस्था यानी डोरमेंसी में चले जाते हैं। सुसुप्तावस्था, और युग्मक अगर सुसुप्तावस्था में चले जाएंगे तो बाद में जो है ये ऑटोमेटिक सुसुप्तावस्था कब टूटती है? लगभग जो है आपकी अप्रैल महीने से लेकर के, अप्रैल महीने से लेकर के ये जो है मई जून तक, जो है मई जून तक ये डोरमेंसी रहती है। फिर जुलाई अगस्त में बच्चों, जुलाई अगस्त में ये ऑटोमेटिक सुसुप्तावस्था टूटेगी। सुसुप्तावस्था का टूटना, ये सुसुप्तावस्था टूट जाएगी और उसके बाद में फल बड़े होना स्टार्ट होंगे। तब तक फ्रूट आपके छोटे छोटे ही रहेंगे। अभी इसी साल एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में प्रश्न आया था कि जाइगोडोर्मेंसी किसमें पाई जाती है? आंवले के अंदर पाई जाती है। उम्मीद करता हूं कि इस बात का आप लोग खास ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न,
आंवले का बगीचा लगाने हेतु पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की संस्तुत दूरी कितनी है? तो आंवले का हम लोग पौधरोपण करेंगे तो दूरी 5x5 मीटर, 8x8 मीटर, 3x3 मीटर, 10x10 मीटर। तो देखिए क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंवले को कितनी दूरी पे हमें लगाना चाहिए बच्चों? कारग वालों की ढानी, तेजस, तेजल सरकार, अर्चना, कपिल, शारदा, ठीक है बच्चों, विशाल कुमार, बहुत बढ़िया। मैंने आपको एक दिन एक चीज बताई थी कि अखिल भारतीय, मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपको याद रहा तो मैंने कहा नोट कर लेना। अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो अखिल भारतीय फल सुधार परियोजना की शुरुआत 1971 में हुई थी। यह भी कोटा यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर में प्रश्न आया था। और ये जो प्रश्न बोर्ड पे है इसका सही उत्तर क्या होगा? 8x8 मीटर। मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि जैसे कि आंवला है, बेर हो गया और खजूर हो गया। आंवला, बेर और खजूर को 8x8 मीटर पे ही हम लोग लगाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि जैसे कि अमरूद हो गया, नींबू वर्गीय फलों को हम लोग कहते हैं सिट्रस, इनको हम लोग जो है लगाते हैं 6x6 मीटर के ऊपर। अनार जो हमने कल पढ़ा था उसको हम लगाते हैं 5x5 मीटर के ऊपर। पपीता को हम लोग लगाते हैं, पपीता केले को लगाते हैं 2x2 मीटर पे। और पपीता की एक किस्म जिसे पूसा नन्हा कहते हैं, पपीता की जो किस्म है उसे पूसा नन्हा कहते हैं। पूसा नन्हा को 1.25 मीटर पे लगाते हैं। ऐसा करते हैं तो 6400 पौधे 1 हेक्टर के अंदर लगते हैं। 6400 पौधे 1.25 × 1। पपीता की बोनी किस्म, पपीता की उत्परिवर्तित किस्म, पपीता की डायोसिस किस्म, ऐसा हम लोगों ने जो है चीजें पढ़ी थी। आंवले का पौधरोपण करेंगे तो आंवले का पौधरोपण करने का सही समय है फरवरी मार्च का महीना। फरवरी मार्च में चूंकि आंवले को ठंड से बहुत नुकसान होता है, तो जो है सर्दियों से नुकसान होता है, तो अगर हम जून जुलाई अगस्त में लगाएंगे तो सर्दियां बहुत जल्दी आ जाती है, पौधे छोटे रहते हैं, तो वो जो है सहन नहीं कर पाता, पौधा मर जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको फरवरी मार्च में लगा देते हैं। तो इसका क्या है, पौधे जब तक ठंड आती है तब तक पौधे ठीक ठीक स्थिति में आ जाती है, तो पौधे मरते नहीं है बच्चे लोग। अगला प्रश्न आपके सामने, वाओ कितना टॉप क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। आंवले के पौधों पर फलन कौन सी शाखाओं पर होता है? अनिर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर, निर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर, 1 वर्ष पुरानी शाखाओं पर, ए और बी दोनों सही। अब आपको बताना है। अनिर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं को इनडिटरमिनेट शूट्स कहते हैं, इनडिटरमिनेट शूट्स। निर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं को हम लोग कहते हैं डिटरमिनेट शूट। डिटरमिनेट शूट जो है हम लोग निर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं को कहते हैं बच्चे लोग, शाबाश। उत्पल, सुरेश कुमार, बाबूलाल पारिक ड्राइवर, क्या बात है। तो बच्चों का जो है सही उत्तर यहाँ पे देते हुए आरती, पूजा, सभी जो है, लोकेश, जोया, मौसम, वेरी गुड, चेनू, तंवर, ताराचंद। किसी का एक उत्तर आ रहा, किसी का 2 आ रहा। इस बार कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। देखिए बच्चे, मैं एक छोटा सा आंवले का जैसे पौधा यहाँ पे बना देता हूं। ये आंवले का मान लो कि पौधा है, ये आंवले पे इस तरीके से शाखाएं आ रही। तो आंवले पे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जिसे आंवला है, तो आंवले की ये जो शाखाएं आप देख रहे हो, इनको हम लोग अनिर्धारित वृद्धि वाली शाखाएं कहते हैं। अनिर्धारित यानी इनडिटरमिनेट शूट। देखो अपन उसे तीर का निशान लगा देते हैं। इन शाखाओं को हम लोग कहते हैं, ऊपर वाली इन सभी शाखाओं को, ये जितनी भी शाखाएं अभी मैंने बनाई है, ये अनिर्धारित वृद्धि वाली शाखाएं, ये कितनी भी लंबी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके ऊपर छोटी छोटी पत्तियों जैसी शाखाएं आती है, जिनकी लंबाई फिक्स होती है। आपको वो पत्तियां लगेगी, लेकिन वो पत्तियां नहीं होती, वो फिक्स होती है। इतनी इतनी सी छोटी छोटी सी पत्तियां होती है बच्चे लोग। उनके ऊपर क्या होता है, इन पत्तियों के ऊपर ही इन जो पत्तियां होती है या शूट्स होते हैं, इनको शूट कहते हैं, इनके ऊपर दोनों तरफ जो है इस तरीके से जो है आप लोगों के आंवले लगते हैं। इस तरीके का जो फूलों का अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग रेसिम कहते हैं, और यही आप इसका पुष्प क्रम भी कहलाता है। इनमें ऊपर की तरफ तो आते हैं मादा फूल, नीचे की तरफ आते हैं नर फूल।
एक ही पौधे पर नर और मादा का अलग अलग जगह पे पाया जाना मोनोसियस कंडीशन कहलाता है, मोनोसियस प्लांट कहलाता है। तो आंवला एक प्रकार का मोनोसियस पौधा होता है जिसमें नर और मादा अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। तो फलन कौन सी शाखाओं पर हो रहा है? जो चारों तरफ छोटे 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 जो शूट्स लटक रहे हैं इनके ऊपर, तो इनको कहते हैं डिटरमिनेट शूट, निर्धारित वृद्धि वाली शाखाएं। तो फलन कौन सी शाखाओं पर हो रहा है? निर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर हो रहा है। ठीक है, ऐसे में पंत ऋतुराज करना है, अशोक पंत ऋतुराज जो है ज्यादा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, बात ऐसी है कि ये पंत ऋतुराज करना है, ये प्रश्न का मैं यहाँ पे उत्तर दे रहा हूँ। अब तुम वहां पे जो है उनको मैडम को फोन करके परेशान मत करना। ठीक है बेटे, ओके। तो ये यहाँ पे जो है निर्धारित वृद्धि वाली होगी। अब ये फूल यहाँ पे खुलते हैं, मैंने आपको कहा ऐसे फूल आ गए फरवरी मार्च में। अब फूल आने के बाद में ये सेम प्रोसेस होता है जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया था। इस तरीके से जो है ये प्रक्रिया, फूल आ गए, फिर परागण होता है, परागण होने के बाद में निषेचन होता है और युग्मक सुषुप्तावस्था जो है यहाँ पे ये इस तरीके से पाई जाती है और फिर फलन होता है ऐसे चल के। तो ऐसा ये एआरओ के अंदर प्रश्न आया हुआ था, इसीलिए ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे डेटा बताया। आगे बढ़ते हुए बच्चे हम बात करें, अगर अगला प्रश्न जो आपके सामने है, ये भी आप लोग आराम से बता दोगे मुझे विश्वास है। आमले में स्व अनिश्चित, देखो निम्न कथनों को पढ़िए और असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन बताना है। आंवले में स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। आंवला एक द्विलिंगाश्रयी या मोनोसियस पौधा है। आंवला एक क्लाइमेट्रिक फल है। आंवले में गुणसूत्रों की संख्या 28 होती है। दो चीजें तो मैंने आज के क्लास में अभी तक क्लियर कर ली, जो को आपको याद हो गई होगी बच्चे लोग। कारक वालों की ढानी, कपिल, फार्मा, इसी प्रकार से सरिता, मोहित, यश कुमावत, है ना, रोहित तिवारी, दियाराम मीणा, पवन कुमावत। वेरी गुड। तीसरा उत्तर जो है ज्यादातर बच्चे यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि ये सरल प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो, आंवले में स्व अनिश्चितता पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया था। आंवला एक मोनोसियस पौधा है, एक ही पौधे पे नर मादा का अलग अलग जगह पे पाया जाना मोनोसियस कंडीशन कहलाता है। आंवला एक क्लाइमेट्रिक फल है। नहीं बच्चों, आंवला एक क्लाइमेट्रिक फल नहीं है, आंवला एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। आंवला एक नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मतलब होता है इसको जो है तोड़ने के बाद में नहीं पका सकते हैं। तो ये जो तीसरा है ये इसका असत्य कथन हो जाएगा। आंवले में गुणसूत्र 28 होते हैं, बिल्कुल आंवले में जो है गुणसूत्र संख्या 28 होती है। आंवले का वैज्ञानिक नाम एम्बलिका ऑफिसिनेलिस होता है बच्चों, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, जैसा कि आप लोग जानते हो, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। इसी तरीके से आंवला जो होता है, इस आंवले का कुल U4BSC होता है बच्चों, U4BSC। कोई छोटी बात है क्या? आंवले का लेवल है 28 और इसका उत्पत्ति स्थल इंडिया है, भारत, या फिर यूं कहते हैं इंडो चाइना। उत्पत्ति स्थल, इसके अन्य नाम भी हम अभी जो है आगे बात करेंगे, इसको और किस किस नाम से हम लोग जानते हैं बच्चे। अगला प्रश्न जो आपके सामने, देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, शाबाश। आंवला मुख्यतः डेस 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 का मुख्य स्रोत है। विटामिन ए 4800 IU प्रति 100 ग्राम, विटामिन B2 1191 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, विटामिन सी 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम और विटामिन के। आंवला निम्न में से किस विटामिन का स्रोत है, ऐसा आप लोगों को बताना है। तो आप लोग बच्चे उत्तर यहाँ पे देंगे, शाबाश। रोहित, रजनी, ताराचंद, कुलदीप। ओके, तो ज्यादातर जो है नरेश माली और बच्चों के जो उत्तर आ रहे हैं, जैसे लोकेश है, ठीक है, नरेश, कुलदीप, अनु सोकल। बच्चे जो तीसरा जो है बच्चे लोग उत्तर यहाँ पे ज्यादातर दे रहे हैं। थर्ड जो है आपका आंसर आ रहा है चेन्नू तंवर है, इसी प्रकार से, बहुत बढ़िया। तो बेटे आप सभी, मुकेश तीसरा उत्तर दे रहे। तो आंवले में विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है। विटामिन सी के जो स्रोत होते हैं आपको पता है, सबसे ज्यादा विटामिन सी बारबेडोस चेरी में पाया जाता है। बारबेडोस चेरी जो है सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। इसके अंदर जो है 1000 से लेकर के 4000 जो है मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आंवले में विटामिन सी पाया जाता है 600 मिलीग्राम। तीसरे नंबर पे अमरूद में पाया जाता है, अमरूद, अगर आपको जो है 299 लगभग मिलीग्राम। और आपको सब्जियों में पूछे तो मिर्च में विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए की हम बात करें तो आम के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है 4800 IU।
दूसरे नंबर पे पपीता में होता है 2020 IU, 2020 यानी लगभग 2020 IU प्रति 100 ग्राम। विटामिन B2 होता है बिलपत्र के अंदर, बिलपत्र। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी हम लोग कहते हैं बच्चों, राइबोफ्लेविन, ये लो राइबोफ्लेविन, समझे। इसी तरीके से विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण लगता है मेरे को, ये जो पोषक तत्व वाला चैप्टर है, इससे बढ़िया कोई टॉपिक हो नहीं सकता। देखो ईमानदारी से हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 2020 IU का मतलब होता है 2020, समझे, ऐसे IU। यूं भी 2000 से 2500 भी कई जगह उत्तर में आपको मिल सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके कोर्स में मसाले वाली फसलें नहीं पढ़ाई थी। मसाले वाली फसलें मैंने पढ़ा रखी है सभी बैच के अंदर। आप लोग कौन से बैच से हो मेरे को नहीं पता है, बाकी सभी बैच, जितने भी बैच हैं उन सभी में मैंने मसाले वाली फसलें पढ़ा रखी है और उनके प्रश्न भी हल कराऊंगा, ठीक है ना। अब देखते हैं पालक में जो है इसमें गाजर में ज्यादा पाया जाता है, बाद में पालक में पाया जाता है विटामिन ए। ओके बच्चों, ठीक है पवन, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है वो ऐसा है, आंवले का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि के द्वारा होता है। अभी आपको बताया था, वापस बताना है आपको। कठोर कास्ट कलम, हार्डवुड कटिंग, पेच बडिंग यानी पेच कलिकायन, वेज ग्राफ्टिंग, गुटी या फिर एयर लेयरिंग। चार विधियां मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तनु, वेरी गुड। इसी तरीके से अमर सिंह, ठीक है। शिक्षा, अजय पूनिया, मुकेश चौधरी, अनु सोकल, मोहनलाल, ताराचंद, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए बच्चे, अभी मैंने बताया था। देखिए सही, आप जो अभी बताया उसी क्लास के दौरान तो आपको सही बताना चाहिए उत्तर। देखो ये ऐसे तो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसी तरीके के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कठोर कास्ट कलम जिसको हार्ड वुड कटिंग कहते हैं, हार्ड वुड कटिंग। ये हार्ड वुड कटिंग का जो प्रश्न एग्जाम में आया वो आया कोटा यूनिवर्सिटी में। ये अंगूर के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। ये जोबनेर यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर में आया था। अनार में भी कठोर कास्ट कलम से ही होता है। पेच बडिंग होता है, पेच बडिंग, पेच बडिंग। बेटे ये जो पेच बडिंग होता है ये मैंने अभी आपको बताया, तो ये आपका राइट आंसर है इसके प्रश्न का दूसरा। वेज ग्राफ्टिंग कोई किसी में फेमस नहीं है। गुटी और एयर लेयरिंग लीची के अंदर की जाती है। लीची के अंदर जो है व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि यह है। जबकि जो अमरूद होता है बेटा, उस अमरूद के अंदर व्यावसायिक विधि है माउंड लेयरिंग, माउंड लेयरिंग। और माउंड लेयरिंग को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टूल लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं, या फिर उसको स्टूलिंग के नाम से भी जानते हैं। अमरूद में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि सभी बैच में करा रखी है मैंने। मसाले वाली फसलें उसको ढंग से देखना, फिर भी दिक्कत आए तो मुझे बता दो, मैं और दूसरी क्लास उसमें अपलोड करा दूंगा अगर किसी कारणवश वहां पर नहीं है तो, ठीक है ना। ओके अंजलि, ठीक है। स्टूलिंग, माउंट लेयरिंग, ओके। चलिए आगे। अगला प्रश्न सभी के, मनीषा शर्मा, सभी के कमेंट जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए, या फिर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत। असत्य का मतलब होता है गलत। आंवले में कसेलापन मार्मेलोसिन के कारण होता है। आंवले से कैंडी और मुरब्बा बनाए जाते हैं। आंवला पाले के प्रति संवेदनशील होता है। आंवले का पौधा लवणीय, क्षारीय, मृदा सहनशील है। देखो कितना बढ़िया और टॉप। दीनदयाल, ताराचंद, चौहान जी, देखिए तो कितना, आरती, जिंदल जो है, सभी बच्चे यहाँ पे, चौहान, सभी बच्चे उत्तर देना स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला जो है आप सभी का उत्तर प्राप्त होता हुआ बच्चों, शाबाश। डियर फ्रेंड राकेश, मुकेश, राना राम, ओके, तेजल, देखो बेटे बात ऐसी है कि आंवले में कसेलापन जो होता है वो मार्मेलोसिन के कारण थोड़ी होता है। मार्मेलोसिन तो किस में पाया जाता है, बिल पत्र में पाया जाता है। बिल पत्र को कहते हैं एगल मार्मेलोस, और मार्मेलोसिन इसमें पाया जाता है। एक होता है मोमोरडिसिन, मोमोरडिसिन, मार्मेलोसिन और मोमोरडिसिन। मोमोरडिसिन के कारण करेले के अंदर कड़वापन होता है, करेले में मोमोरडिसिन और मार्मेलोसिन बिलपत्र में। जबकि आंवले में होता है टेनिन के कारण। टेनिन जो कि एक प्रकार का फिनोलिक कंपाउंड है, फिनोलिक कंपाउंड है, तो टेनिन जो है वो आंवले के अंदर ज्यादा पाया जाता है, उसकी वजह से उसमें कमेंट आते हैं। प्रशांत चौधरी,
ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से लेखराज गोस्वामी। आगे देखें, क्या आंवले से कैंडी मुरब्बा बनाए जाते हैं? यस। आंवला पाले के प्रति संवेदनशील है? यस। आंवला जो है लवणीय क्षारीय मृदा को सहन कर लेता है। देखो 7 से लेकर के कई बार 9 तक भी पीएच होता है तो भी उन मृदाओं को जो है ये सहन कर लेता है। वैसे तो आंवला लगभग जो है शुष्क टाइप की जलवायु का पौधा है, ऐसा आप लोगों को जो है बच्चों ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी बातें और भी हैं, आगे हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है ना। सर ये मेरे को याद था फिर भी गलत हो गया। याद था तभी तो गलत होता है बच्चों। देखो कितने लड़के अनठंड लड़के तैयारी करते हैं, फिर भी कहीं कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हो जाती है। बाकी आप लोग पढ़ने में कमजोर पार्टी नहीं है एक भी। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है बच्चे। वाह कितना सुंदर प्रश्न है, आराम से पढ़ो और इसका जो है इस 1 सेकंड के लिए आराम से उत्तर दो। बढ़िया प्रश्न, किसमें दे रखी है और मिलान करना है। आगे इनकी विशेषताएं दे रखी है। चकेया, फ्रांसिस हाथीजूल, गोमा ऐश्वर्या, NS6, अमृत। सही विकल्प का चयन करो। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, किस्में और किस्मों की खासियत आगे दे रखी है कि कौन सी किस्म का क्या फीचर होगा। 10 सेकंड का टाइम ले सकते हो, ज्यादा नहीं, ठीक है। राकेश कुमार, ठीक है, इसी प्रकार से बच्चे ने उत्तर दिया है, डी उत्तर आ रहा है मैक्सिमम का। सुलोचना, रीना गुज्जर, शाबाश। देखते हैं मोहनलाल, और इसी प्रकार से सभी जो है बच्चे यहाँ पे उत्तर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत, आंवले में प्रूनिंग करते हैं क्या? आंवले में प्रूनिंग ना के बराबर करते हैं। आंवले में प्रूनिंग जो है बिल्कुल लगभग नहीं की जाती है। मैंने खूब आंवले के बगीचे देखे, कहीं पर भी इसमें प्रूनिंग की जरूरत जो है ना के बराबर पड़ती है ना। तो इसमें आंवले में प्रूनिंग की जनरली आवश्यकता नहीं होती है। प्रशांत, निशा, हिमांशु शर्मा, डी उत्तर दे रहे हो। राजू सेन, शाबाश। उर्मिला, चकेया आंवले की जो है ऐसी किस्म है जिसमें फ्रूट नेक्रोसिस नहीं होता है, तो ये फ्रूट नेक्रोसिस प्रतिरोधी। पहले के अंदर हो जाएगा बी, जैसा कि जो है ज्यादातर ऑप्शन में दे रखा है। फ्रांसिस और हाथीजूल जो होती है उसके अंदर फ्रूट नेक्रोसिस सबसे ज्यादा होता है, तो संवेदनशील है, तो दूसरे के अंदर हो जाएगा ए, जो कि यहाँ पे दे रखा है। गोमा ऐश्वर्या अगेती किस्म, तो दूसरे के अंदर दे रखा है डी, और इसी प्रकार से जो NS6 है इससे जो है कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। मैंने आपको आंवले की किस्मों के बारे में कितनी सारी बातें बता रखी है। अगेती किस्मों को हम लोग अर्ली किस्में कहते हैं, अर्ली, और मध्यम समय में पकने वाली किस्मों को मध्यम समय में पकने वाली कहते हैं। पछेती किस्मों को लेट वैरायटी या पछेती किस्में हम लोग कहते हैं। अगेती किस्मों में कुछ नहीं आता है। NA9, नरेंद्र आंवला 10, बनारसी, और एक आती है गोमा ऐश्वर्या। गोमा ऐश्वर्या जो है वो एक प्रकार की आपके अगेती किस्म है। मैंने बेर के मामले में भी जो आपको किस्में बताई है वो अति महत्वपूर्ण है कि कौन सी अगेती, पछेती, मध्यम है। मध्यम किस्मों में कुछ नहीं आता है। एक तो आती है फ्रांसिस, फ्रांसिस किस्म का दूसरा नाम हाथीजूल है, जो कि लिखा हुआ है फ्रांसिस हाथीजूल, और बाकी वो आपकी किस्म है NA4, NA5, NA6, ऐसे NA4, NA5, NA6 और NA7, जिनको हमने क्रमशः कहा था कंचन, कृष्णा, अमृत, नीलम। कंचन, कृष्णा, अमृत, नीलम, ऐसे। तो कंचन, कृष्णा, अमृत, नीलम जो है इस प्रकार से। पछेती किस्मों में एक तो आती है चकेया, एक आती है भवानी सागर, भवानी सागर, और एक वैरायटी इसके अंदर आती है जिसको कहते हैं लक्ष्मी 52, लक्ष्मी 52। इस तरीके से ये आंवले की अगेती, मध्यम, पछेती किस्म है। NS6 और NS7 में भी आंवले में ये प्रॉब्लम, आंवले में जो फ्रूट नेक्रोसिस होता है ना, फ्रूट नेक्रोसिस, ये इसकी सबसे, आंवला अंदर से सड़ जाता है, उसको फ्रूट नेक्रोसिस कहते हैं, आंतरिक गलन कहते हैं, इंटरनल ब्रेकडाउन, या उसको आंतरिक गलन भी कहते हैं, ये फ्रूट नेक्रोसिस भी कहते हैं। ये बोरोन की कमी से होता है ना, बोरोन की कमी से आंवले में होने वाला ये जो है ये एक दैहिक विकार है, जो कि हमें याद रखना। किसमें मैंने कहा फटाक फटाक से बच्चे अलग अलग तरीके से बोले। सर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपके हिसाब से? मुख्यमंत्री बनेगा जो बन जाएगा, इसका कोई भी नहीं कह सकता। अभी 4-5 दिन का टाइम लग सकता है मेरे हिसाब से, अभी 4 दिन तक तो कुछ फाइनल नहीं होगा, पता ही नहीं चल रहा है कि किसको बनाया जाए, और बहुत विपरीत परिस्थितियां भी बन रही है। बहुत सारे नेता ऐसे सब बराबर बराबर टाइप के हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि भाई किसी का भी एक लेवल है, ठीक है ना। तो अभी ये, और राजनीति अपना विषय है नहीं, फिर भी हम बात कर रहे हैं कि अभी 3 दिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। दिल्ली से 3 लोगों की टीम बनाई जो यहाँ पे आ रही है, सभी विधायकों की जो है मीटिंग लगी, और उनकी जो है उनको पूछेगी किसको बनाया जाना चाहिए, फिर ये रिपोर्ट दिल्ली देगी। दिल्ली के बाद में
मोदी अमित शाह ने निर्णय लगे। देखो क्या होता है समय समय के हिसाब से। आगे देखें, अब बातें तो बहुत सारी अपने को करनी है बच्चे, देखते हैं आगे। अब ये अंगूर का प्रश्न जो आपके सामने है बच्चों, ये आप लोगों को देना है उत्तर। अर्का कंचन अंगूर की पछेती किस्म है, यह किन किस्मों के संकरण से विकसित की गई है? अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस, बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा, हुर इंटू ब्यूटी सीडलेस। बच्चों आपको इसका संकरण बताना है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके उत्तर देंगे कि सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए। आप सभी के जैसा कि उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। भीम, राजू, अशोक गहलोत, एक तो हमारे अशोक गहलोत साहब इसी क्लास में भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। आसू जाखड़, कल्पना बाना, तेजल सरकार, शाबाश। तो मैक्सिमम बच्चों ने उत्तर यहाँ पे सेकंड दिया है। क्या बात है, आप लोगों ने संकरण भी याद कर लिएगा। मैंने बच्चों को ये भी कहा था कि आंवले के कौन कौन से, इसके अंगूर के संकरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से संकरण आप लोग याद करते हो। इस बार बच्चों के उत्तर अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, किसी का 2 उत्तर आ रहा, किसी का 1 आ रहा। मैंने कहा था ये प्रश्न AA के एग्जाम में आया था ना, इसलिए आप लोग याद कर लेना। इसका संकरण होता है अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड। अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड, इसको रट लेना, अभी याद कर लेना। ये एक संकरण पूरे अंगूर में से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस, जिसको हम लोग कहते हैं BC इंटू TS। BC इंटू TS का मतलब ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। ये संकरण कौन कौन सी किस्मों का है? ये संकरण एक तो अर्कावती किस्म है, एक जिसे अर्का नीलमणि कहते हैं बच्चों, अर्का नीलमणि। एक अर्का नीलमणि का संकरण भी यही है, और ये एक वैरायटी है जिसे हम लोग कहते हैं अर्का कृष्णा। तो अर्का कृष्णा जो किस्म है, इन तीनों का संकरण सेम है। ये आपका ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा, BB इंटू BC। BB इंटू BC किसका संकरण है? BB इंटू BC संकरण है अर्का श्याम, एक वैरायटी है जिसका नाम है अर्का श्याम, उसका संकरण है। जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है अनाब शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड, ये संकरण एक तो अर्का कंचन का है, सेम संकरण, और ये एक अर्का सोमा किस्म का भी संकरण है, ऐसा आपको याद रखना चाहिए। हुर इंटू ब्यूटी सीडलेस जो है, ये पूसा उर्वशी किस्म का संकरण है। तो कहने का मतलब यह है कि संकरण तो बहुत सारे हैं, इनमें से जो अभी मैंने बताया, इनमें से आप लोग कितने यहाँ पे याद कर सकते हो, ठीक है ना। साथ साथ AR और AA जो जिस परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसी का तो मैं नाम लेता हूँ, ऐसे फर्जी नाम थोड़ी लेता हूँ भाई ये जिस किसी परीक्षा में आए नहीं और मैंने नाम ले लिया तो बताओ। ये तुम पेपर चेक कर लेना चाहे तो। मैं जैसे कहता हूँ AA में ARO में ये कहता हूँ, इसका मतलब बहुत मतलब होता है, इनका गहरा मतलब होता है, समझे बच्चे। तो भावना इसी प्रकार से। प्रशांत, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात असत्य है? देखिए कौन सा प्रश्न असत्य है। अंगूर का फल सरस या फिर बेरी होता है, बहुत बढ़िया। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाई जाती है। अंगूर का कुल वर्बेनेसी होता है। अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। इतने सरल सरल प्रश्न भी आप लोगों ने कभी देखे हैं, ठीक है ना। यस, राकेश, कारक वालों की डानी, सरिता, विकास, अभिषेक। मैं कभी आपको ये बोलता हूँ कि ARO में आया, AA में आया, हो सकता है वो किसी हल्के फुल्के दूसरे एग्जाम में आया हो, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आया जरूर है, कहीं ना कहीं आता है, तभी तो बात करते हैं पागल आदमी, ठीक है बेटे, शाबाश। तो बुद्धि प्रकाश गुज्जर, शाबाश। तो बच्चे लोग जो है यहाँ पे जम करके कमेंट करते हुए, मोहित बाजिया, सरिता, किशु सिंह, शाबाश। तो इसी तरीके से जो है आप सभी ने जो है यहाँ पे उत्तर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। गिरजा मीणा, मोहित, प्रियंका कसवा, शाबाश। तो तीसरा उत्तर आप सभी का आ रहा है, चूंकि सरल प्रश्न है। अंगूर का कुल वर्बेनेसी थोड़ा होता है, अंगूर का कुल तो होता है वीटेसी या वाइटेसी, वीटेसी या फिर वाइटेसी फैमिली होती है। अंगूर को हम लोग वाइटिस विनीफेरा कहते हैं बेटे, वाइटिस विनीफेरा। तो अंगूर का नाम वाइटिस विनीफेरा होता है, ठीक बात। अंगूर का कुल वीटेसी होता है, गुणसूत्र संख्या 38 होती है, और इसका उत्पत्ति स्थल है आर्मेनिया। मैंने आपको कहा था आर्मेनिया, इसी को हम लोग एशिया माइनर भी कहते हैं, आर्मेनिया या फिर एशिया माइनर। और इसी को हम कहते हैं ब्लैक टू कैस्पियन सी, ब्लैक टू कैस्पियन सी।
तो इसी तरीके से जो है ब्लैक टू कैसमेंसी, और इसका जो फल प्रकार होता है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सरस या फिर बेरी होता है। मैंने आपको पहले बताया सरस और बेरी किन किन का होता है। पपीता का भी सरस होता है, केला का भी सरस होता है, अंगूर का भी सरस होता है यानी कि बेरी, अमरूद का भी यही होता है और चीकू का भी यही होता है। कैसे याद रखेंगे? पपीता, केला, अंगूर, अमरूद, चीकू, या केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। ऐसे टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में और इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था और ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, समझे? देखो आगे प्यारे बच्चों, बच्चे बोल रहे मुकेश चौधरी शाबाश। इसी प्रकार से जो है भावना कुमावत, चीकू। ओके बेटे, अगला प्रश्न आपके सामने जो रहेगा वो ऐसा है, विश्व में अंगूर की सर्वाधिक उत्पादकता किस देश की है? विश्व में अंगूर की सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी किस देश की है? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को हम कहते हैं बच्चों प्रोडक्टिविटी। ऐसे चीन, मैक्सिको, भारत, अमेरिका। चीन, मैक्सिको, भारत, अमेरिका। राकेश, ठीक है बेटे। राजू सेन, रजनी, शाबाश। तो बेटे आप सभी लोग उत्तर दे रहे हैं। जितेंद्र कुमार एंड काली कुमावत, शाबाश। अलग अलग तरीके से दिव्या शेखावत, फर्स्ट आपका आंसर आता हुआ चीन। ज्यादातर बच्चे पहला उत्तर देते हुए, मैंने उत्पादकता की बात की है। मोनिका चौधरी, शाबाश। देखिए बेटा, बात ऐसी है कि अंगूर की हम बात करें अगर अंगूर, तो एक केस तो है उत्पादन, उत्पादन, और एक है उत्पादकता। उत्पादकता, उत्पादन कहते हैं पूरे देश में कुल कितना उत्पादन होता है। उत्पादन के मामले में तो चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। चीन, भारत। प्रति हेक्टर उत्पादन को हम लोग कहते हैं उत्पादकता। उत्पादकता के मामले में भारत है पहले नंबर पे और चीन है दूसरे नंबर पे, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादकता के मामले में भारत पहले नंबर पे है। भारत से ज्यादा प्रति हेक्टर उत्पादकता और किसी देश की नहीं है। उत्पादन हो सकता है, क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल है तभी तो उत्पादन चीन का, तो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों चीन में है। और भारत के अंदर क्या है बच्चों, भारत में इसकी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर प्रोडक्शन ज्यादा है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। भारत में भी सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र के अंदर होता है। महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्र में होने वाले अंगूरों का निर्यात भी करते हैं। महाराष्ट्र में अनार भी सबसे ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में अंगूर भी सबसे ज्यादा होता है बेटे। महाराष्ट्र में ड्रिप सिंचाई भी सबसे ज्यादा है। और वहां पर जो है इसी तरीके से वहां में एक जलगांव जगह है, उसको बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और वहां पे प्याज भी सबसे ज्यादा होता है, प्याज, लहसुन वगैरह। ये तो ये हमें महाराष्ट्र के बारे में कुछ डेटा याद रखना चाहिए बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को यह बताना है बेटे कि यहाँ राष्ट्रीय अंगूर नासिक महाराष्ट्र, कोयम्बटूर तमिलनाडु, बेंगलोर कर्नाटक, पुणे महाराष्ट्र। मैंने अलग से एक पूरा चैप्टर आपको करवा रखा है जिसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारी बातें कर रखी। आपको सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में आने चाहिए। मैं आपको 1 मिनट के अंदर बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट बता दूंगा आज के आज, बहुत सारे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट या दूसरे सारे बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट आप याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में आते रहते हैं। और जो उत्कृष्टता केंद्र है वो खासकर जो राजस्थान में, वो एग्जाम में ज्यादा आते हैं। गिरजा मीणा, आरती जिंदल, जसू, सीता, बच्चों का उत्तर चौथा आ रहा है। देखो, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। इस तरीके के बहुत सारे इंस्टीट्यूट और हैं, जैसे इनको बोलते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर्स, एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर, यानी राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। इसी प्रकार से राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर में है। तो अनार वाला जो है वो कहाँ पे है? सोलापुर में है बच्चों, सोलापुर महाराष्ट्र। इसी तरीके से हम बात करें कि प्याज वाला जो कहाँ पे, जिसको डायरेक्टरेट कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरुनगर महाराष्ट्र के अंदर है। एनआरसी केला कहाँ पे है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ये आपका तिरुचिरापल्ली के अंदर है बेटा। तिरुचिरापल्ली
तमिलनाडु के अंदर। लीची वाला सेंटर कहाँ पे है? एनआरसी लीची मुजफ्फरपुर के अंदर है बच्चों, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ पे है? बिहार के अंदर है। हसरगट्टा बेंगलोर में क्या है? देखो हसरगट्टा, हसरगट्टा बेंगलोर, तो हसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटक के अंदर जो है IIHR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। इसी प्रकार से बहुत सारे इंस्टीट्यूट और हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है, अनुसंधान संस्थान जो है वो वाराणसी के अंदर है। वाराणसी, काशी जिसको हम लोग कहते हैं वाराणसी, ये वाराणसी जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारतीय जो है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान या भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, ऐसा प्रश्न यहाँ पे आ सकता है। ठीक है बेटे। राकेश कुमार, सोनाली, ठीक है, एक बार तो सफिशिएंट है, लेकिन 11वीं 12वीं की किताब को भी एक बार आप हल्का फुल्का रीडिंग लगा सकते हो तो और लगाना। तो इस तरीके से हमने ये इतने सारे इंस्टीट्यूट देखे, और भी इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है बच्चों। जैसे कि उत्कृष्टता केंद्र का भी आप लोग याद रखना, नए नए उत्कृष्टता केंद्र और खुले हैं, जैसे पपीता का राजस्थान में दौसा के अंदर खुल गया है। इसी प्रकार से जो है उत्कृष्टता केंद्र मैंने कहा राजस्थान के जो उत्कृष्टता है, ऐसे ध्यान रखना। इसी प्रकार से एक जो अंजीर है, वो अंजीर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? सिरोही के अंदर खुलने की जो है सरकार ने घोषणा की है। एपीकल्चर का कहाँ पे घोषणा की है बच्चों? एपीकल्चर, तो एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन का उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा हुई है टोंक के अंदर, टोंक। ये सभी राजस्थान के अंदर है, ये सभी याद रखना। खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? खजूर उत्कृष्टता केंद्र सगरा भोजका के अंदर है, सगरा भोजका जैसलमेर। अनार का कहाँ है? डिंडोल बस्सी जयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न आपको पढ़ना है, फिर उत्तर देना है, आराम से इसको देखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, कम दिख रहा हो तो। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन आप लोगों को बच्चों बताने हैं। अंगूर में स्वपरागण पाया जाता है क्योंकि उसमें अनुन्मिल्यता या क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। बच्चों, अंगूर के फूलों पर पाई जाने वाली टोपीनुमा संरचना को कैलिप्ट्रा कहते हैं। अंगूर एक क्लाइमेट्रिक फल है। दक्षिण भारत में अंगूर में अप्रैल माह में की जाने वाली प्रूनिंग को बैकवर्ड प्रूनिंग कहते हैं, और अक्टूबर में की जाने वाली प्रूनिंग को फॉरवर्ड या फ्रूट प्रूनिंग कहते हैं। अब आप लोगों को इसमें यहाँ पे उत्तर बताना है कि उक्त में से सही कथन है, सही कथन कौन से हैं, ऐसा आप लोगों को बताना है। केवल डी, ए, बी, डी, सी, डी और बी, सी। देखिए यहाँ पे सही कथन कौन सा हो जाएगा बच्चों? उत्तर आप सभी के प्राप्त हो रहे हैं। बच्चों ने बी उत्तर दिया है ज्यादातर ने, भावना, जिनगर, ठीक है, राकेश, सभी बच्चे जो है उत्तर दे रहे हैं भीम। चलिए, 2 उत्तर ज्यादातर का आ रहा, अनु, सोखल। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे सही उत्तर चेक कर लेते हैं। अंगूर में स्वपरागण पाया जाता है क्योंकि उसमें अनुन्मिल्यता पाई जाती है। सही बात है भाई। अनुन्मिल्यता का मतलब क्या होता है? ऐसे फूल जो कभी खुलते ही नहीं है। क्यों नहीं खुलते हैं? क्योंकि अंगूर के फूलों के ऊपर एक टोपी जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको कैलिप्ट्रा कहते हैं। जैसे ये अंगूर का फूल है, नरमादा उसके अंदर है, और बाहर इसके ऊपर क्या, एक टोपी पाई जाती है, उस टोपी से परागकण बाहर नहीं निकलते। नरमादा अंदर तो परागण भी अंदर, ठीक है ना, तो इसीलिए स्वपरागण होता है। अंगूर एक क्लाइमेट्रिक फल है? नहीं, ये गलत कथन है। अंगूर एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है बच्चों, नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। अगला है, दक्षिण भारत में अंगूर में अप्रैल महीने में की जाने वाली प्रूनिंग को बैकवर्ड प्रूनिंग कहते हैं। सही बात है। और अक्टूबर में करते हैं उसको फ्रूट प्रूनिंग कहते हैं। तो ए, बी, डी सही उत्तर है। ए, बी, डी सेकंड में आपने सही उत्तर दिया। मैंने आपको कहा था ए, बी एक ट्रिक है, यानी दक्षिण भारत में 2 बार प्रूनिंग करते हैं, एक तो अप्रैल में करते हैं और एक करते हैं अक्टूबर महीने में। अप्रैल, अक्टूबर। पीछे की शाखाओं को काटते हैं, उसको बैकवर्ड प्रूनिंग कहते हैं, बैकवर्ड प्रूनिंग। आगे की शाखाओं को काटते हैं, उसको फॉरवर्ड प्रूनिंग कहते हैं। ऐसे आप लोगों को हल्का फुल्का ध्यान रखना चाहिए। आगे कहते हैं बच्चों, अगला जो प्रश्न है, अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने हेतु, अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने हेतु किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? इथरेल 25 ppm, 2,4-D 50 ppm, जिब्रेलिक एसिड 50 ppm, NAA 200 ppm। इससे बढ़िया भी कोई प्रश्न होता है क्या? ये सेम टू सेम प्रश्न एग्जाम में आएगा। अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है बेटे?
तो अंगूर में फ्रूट या बेरी का साइज बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड काम में लेते हैं 50 ppm या यूं कहते हैं 40 से 60 ppm। तो 40 से 60 यानी कि 50 ppm अंगूर। जिब्रेलिक एसिड से अंगूर के फलों का आकार बढ़ जाता है, ऐसा मैंने हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर भी बताया था, ऐसा आपको याद रखना है। इथ्रेल के बहुत सारे काम हैं। इथ्रेल को हम फलों को पकाने के काम में लेते हैं, फलों को पकाने हेतु, या फिर हम जो है मादा फूलों की संख्या बढ़ाते हैं कुकुरबिट्स के अंदर। तो कुकुरबिट्स में मादा फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी हम इसको काम में लेते हैं। 2,4-D खरपतवारनाशी है। Na को फूल और फलों को जड़ने से रोकते हैं, लेकिन सांद्रता कम होनी चाहिए। अंगूर में हैन एंड चिकन दैहिक विकार किस पोषक तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम, मोलिब्डेनम, बोरॉन, पोटेशियम। कैल्शियम, मोलिब्डेनम, बोरॉन, पोटेशियम। इतना बढ़िया प्रश्न भी कोई होता है क्या दैहिक विकार वाला? प्रश्न तो सीधा यही आएगा सुपरवाइजर में कि हैन एंड चिकन किसका दैहिक विकार है, होता किसमें है। आपको इतना से ही एक बार तो बताना है। तो हैन एंड चिकन दैहिक विकार किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ब्लड लाइन, रैनाराम, किरण खट्टे, कारक वालों की ढानी, रानाराम। सभी विद्यार्थी जो है यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं सीता, वेरी गुड। तीसरा जो है आप सभी का उत्तर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है बच्चों। तो हैन एंड चिकन तो होता है बोरोन की कमी से। एक हैन एंड चिकन का मतलब ये होता है मुर्गी और उसके जो है चूजे उसके पीछे चल रहे हैं, यानी एक ही जो पुष्पक्रम होता है उसमें कुछ फल बड़े कुछ छोटे रह जाते हैं, उसके हैन एंड चिकन। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। कैल्शियम की कमी से अंगूर में होता है कैलिक्स एंड रोट। कैलिक्स एंड रोट। तो बच्चों कैलिक्स एंड रोट भी अंगूर में होता है और वो कैल्शियम की कमी से होता है। अधिक तापमान के कारण पिंक बेरी होता है, पिंक बेरी। ध्यान रखना पिंक बेरी भी इसका दैहिक विकार है। पिंक बेरी सबसे ज्यादा थॉमसन सीडलेस किस्म में होता है, थॉमसन सीडलेस। अंगूर में सबसे ज्यादा अंगूर की जो भारत में उगाई जाने वाली किस्म का नाम थॉमसन सीडलेस, और उसी किस्म में पिंक बेरी की समस्या सबसे ज्यादा होती है। एक प्रॉब्लम होती है जिसको शॉर्ट बेरी कहते हैं, और उस शॉर्ट बेरी से बचने के लिए हम लोग इथेफोन काम में लेते हैं। इथेफोन 25 ppm। शॉर्ट बेरी का मतलब पुष्प क्रम में कुछ फल बड़े रह जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं, कुछ अपरिपक्व रह जाते हैं, कुछ कच्चे रह जाते हैं, खट्टे रह जाते हैं, उसे शॉर्ट बेरी कहते हैं। तो 4 दैहिक विकार है। हैन एंड चिकन बोरोन की कमी से, कैलिक्स एंड रोट कैल्शियम की कमी से, पिंक बेरी जो होता है वो अधिक तापमान के कारण थॉमसन सीडलेस में ज्यादा होता है। अगला प्रश्न, अंगूर के फलों का रंग जैसे ही हरे से हल्का पीला या लाल में बदलने लगे तो समझना चाहिए कि फल पकने की स्थिति में है। इस पकने की अवस्था को क्या कहते हैं? कोल्यूर, मिलारेंडेस, वर्जेन, शॉर्ट बेरी। देखो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाबूलाल पारिक, ड्राइवर, चेनु तंवर, राकेश कुमार, शाबाश। तो आप सभी ने जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया बच्चे लोग, शाबाश। तो ब्लड, इसी प्रकार से ब्लड लाइन, चेनु, वेरी गुड। तो इसका उत्तर होगा वर्जेन। इसको तो आप लोग अति महत्वपूर्ण लगा लेना। फल के जो पकने की अवस्था है अंगूर में उसे हम लोग वर्जेन कहते हैं। जैसे ही फलों का रंग हरे से हल्का पीला लाल में बदले तो पकने की स्थिति। अंगूर के पुष्प गुच्छे में फलों का भली प्रकार से जो ठहराव नहीं होता है उसे हम लोग जो है, ये 2 शब्द और है, ये भी आप लोगों को हल्के फुल्के याद रखने चाहिए। फलों का भली प्रकार ठहराव नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं कोल्यूर। यानी अंगूर में 100 फूल आ रहे हैं, फल बनने चाहिए 40 बन नहीं रहे, 10 बन रहे, 15 बन रहे, यानी फलों का भली प्रकार से ठहराव नहीं होना कोल्यूर कहलाता है। इसी तरीके से इसको आप सही कर लेना, इसको वापस मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान रखना। अंगूर के पुष्प गुच्छे में छोटे बड़े कुछ फल जो है, मतलब ये रिपीट कर रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं, तीनों शब्द फिर से ध्यान रखना, ये ऊपर वाले तीनों। अंगूर के पुष्प गुच्छों में फलों का भली प्रकार से ठहराव न होना, कुछ छोटे कुछ बड़े, उसको कोल्यूर कहते हैं। मतलब कुछ छोटे कुछ बड़े नहीं, फिर से मेरे को रिपीट करने दो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर कंफ्यूज मत होना बच्चों। मैं बोल रहा हूं उसमें और तुम समझ रहे हो उसमें फर्क नहीं रहना चाहिए। ये अंगूर का पुष्प क्रम है। अंगूर का पुष्प क्रम पेनिकल कहलाता है सबसे पहले। इस पेनिकल में मान लो कि 100 फूल आ रहे हैं, फल बनने चाहिए थे 40 लेकिन बन रहे हैं 10, यानी कि फ्रूट सेटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, फलों का ठहराव प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसे हम लोग कोल्यूर कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं,
अंगूर के पुष्प गुच्छे में फलों का ठहराव बली प्रकार से नहीं होना, इसे हम लोग कोल्यूर कहते हैं। मिलारेंडेज का मतलब क्या होता है कि अंगूर के पुष्प गुच्छों में असमान आकार में फलों का विकसित होना। कुछ फल तो हो जाते हैं बहुत बड़े, कुछ फल रह जाते हैं छोटे, कुछ फल बड़े, कुछ छोटे रह जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मिलारेंडेज। असमान आकार के हैं, इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, पूजा चौधरी, मेरे को कमेंट पहली बार दिखा है तो मैं अभी नाम ले रहा हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। शॉर्ट बेरी का मतलब तो अलग चीज है, अभी मैंने आपको बताया था, खट्टे फल, अपरिपक्व फल, जो है कच्चे फल रह जाते हैं, टेस्ट में खराब रह जाते हैं ऐसे, और पकने वाली अवस्था को वर्जन कहते हैं। ऐसा आप लोग ध्यान रखना बच्चों। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से प्रिंसी मीणा, आप लोगों के कमेंट अब आ रहे हैं इसलिए मैंने नाम नहीं लिया, बाकी मैंने सबके नाम लिए थे, ठीक है। ज्योति इसी तरीके से जो है, ठीक है। ज्योति, रजनी, प्रिंस, मुकेश, सभी का स्वागत और आभार। कल मिलते हैं वापस। अगले जो टॉपिक है, अगले टॉपिक आपके ग्रुप के ऊपर डाल दिए जाएंगे मेरे हिसाब से, सिट्रस, आम, या इनसे ही जो है, आम हमने पहले पढ़ लिया होगा तो सिट्रस है या फिर आम, इस तरीके से जो क्रॉप होगी आप सब लोग पढ़ के आइएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। बाय, जय हिंद।